जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। याद रखना दोस्तों, आप अपने पास नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठिएगा क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताया जाएगा जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आरंभिक काल को आदि काल किसने कहा है। आरंभिक काल को आदि काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखेंगे, आरंभिक काल को आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है। आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? तो दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। आदि काल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन के अलावा रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। याद रखेंगे, आरंभिक काल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन। याद रखेंगे, आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, नामदेव। नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। याद रखेंगे, नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, जगनीक, मधुकर ये वीरगाथा काल के कवि हैं, लेकिन नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों, इनकी एक श्रेष्ठ कृति है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे नोटबुक में कि चंद्रवरदाई के सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मुझे और मेरी टीम को वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और हम और हमारी टीम जो है बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें कौन पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपका सही उत्तर होगा बी, चंद्रवरदाई। जी हाँ दोस्तों, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सीधों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों, आपको बताना है कि सीधों की संख्या कितनी मानी गई है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, 84। सीधों की संख्या 84 मानी गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कबीर की काव्य भाषा थी। आपको बताना है कि कबीर की काव्य भाषा क्या थी। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, कबीर की काव्य भाषा सधुकरी थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। याद रखें, सधुकरी को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी के रचनाकार है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन शिवा बामनी के रचनाकार है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, भूषण। भूषण शिवा बामनी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। आपको बताना है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता है। दोस्तों, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से ली गई है और यह कथन उर्मिला की है। याद रखेंगे,
सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये कथन किसकी है? उर्मिला की है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे। आपको बताना है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त किया था। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? आपको बताना है कि इनमें से किसकी रचना तितली है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसका नाम क्या है? कमायनी। कमायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कमायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। और यह एक प्रबंध काव्य है, याद रखेंगे। कमायनी क्या है? एक प्रबंध काव्य है। और ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अतीत के चलचित्र के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। दोस्तों यह एक रेखा चित्र है, याद रखें। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन पल्लव के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, याद रखेंगे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों पंत का एक प्रमुख कृति है जिसका नाम है चिदम्बरा। इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन चिंतामणि के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। दोस्तों आपको बताना है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, सिद्धू की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सिद्धू की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, संध्या भाषा। सिद्धू की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन सा कवि सम्मिलित था। दोस्तों यहाँ पर कवि नहीं होगा, कवि होगा, मिस्ड प्रिंट है। अकबर के नवरत्नों में कौन सा कवि सम्मिलित था। आपका सही उत्तर है ए, रहीम। अकबर के नवरत्नों में रहीम कवि सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों आपको बताना है कि अलवार संतों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, 12। अलवार संतों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, तमिल प्रांत। तमिल प्रांत से भक्ति आंदोलन का उदय भारत में हुआ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। आपको बताना है कि द्वैताद्वैतवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। आपका सही उत्तर है डी, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत है।
अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? आपको बताना है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है। कौन सा? शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? आपको बताना है कि किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। याद रखें, वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? आपको बताना है कि कबीर किसके समकालीन कवि थे। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने कहा है? आपको बताना है दोस्तों कि संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने कहा है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्ञानाश्रय काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ज्ञानाश्रय मार्ग के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कबीरदास। याद रखेंगे, ज्ञानाश्रय काव्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। आपका सही उत्तर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव ने किस पंथ या संप्रदाय की स्थापना की थी? आपको बताना है कि गुरु नानक ने किस पंथ या संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, सिख संप्रदाय। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? आपको बताना है भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ। दोस्तों तो आपका सही उत्तर होगा ए, दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? आपको बताना है कि कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, धर्मदास। कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया था। किस नाम से किया था? बीजक नाम से। याद रखेंगे, बीजक नाम से किया था। और इसके 3 भाग थे, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, नानक देव। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य को प्रेम मार्गी काव्य किसने कहा है? दोस्तों आपको बताना है कि सूफी काव्य को प्रेम मार्गी काव्य किसने कहा है। आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्य को प्रेम मार्गी काव्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? आपको बताना है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। आपका सही उत्तर होगा सी, अवधी भाषा में। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पद्मावत के नायक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नायक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, रत्नसेन। पद्मावत के नायक रत्नसेन है। दोस्तों आपको कमेंट्स वक्त में बताना है कि पद्मावत की नायिका कौन है। आपको बताना है कि पद्मावत की नायिका कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर है पद्मावती। पद्मावत की नायिका पद्मावती है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ? आपको बताना है कि पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, दोहा चौपाई। पद्मावत में चौपाई दोहा का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे,
पद्मावत में चौपाई दुआ छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, ननकाना साहब। गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहब नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि कबीर का निधन कहाँ हुआ था। आपका सही उत्तर होगा मगहर। दोस्तों यहाँ पर मगध लिखा गया है, ऑप्शन सी मगहर होगा, मगहर याद रखें। कबीर का निधन मगहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? आपको बताना है कि रीतिकाल के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, भूषण। रीतिकाल के भूषण कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को कविराज शिरोमणि कहा जाता है? आपको बताना है कि किस कवि को कविराज शिरोमणि कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, पद्माकर। पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण कहा गया है? आपको बताना है कि रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण कहा गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, घनानंद। घनानंद को भाषा प्रवीण कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले का संबंध किस रीतिकालीन कवि से था? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले का संबंध किस रीतिकालीन कवि से था? दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, घनानंद। घनानंद का संबंध मोहम्मद शाह रंगीले से था। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है? आपको बताना है कि रीतिमुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, द्विजदेव। रीतिमुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि द्विजदेव है, याद रखें। कौन है? द्विजदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, इश्कनामा। इश्कनामा घनानंद की रचना नहीं है। सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता घनानंद की रचना है, लेकिन इश्कनामा घनानंद की रचना नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सुहाग के नूपुर के रचयिता है। दोस्तों तो आपका सही उत्तर होगा सी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता है, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अशोक के फूल के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त।
दोस्तों अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन दोहा कोश के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, सरहपा। सरहपा दोहा कोश के रचयिता है। और दोस्तों सरहपा को हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है, याद रखें। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेम सागर के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं और यह प्रथम गद्यकार है, याद रखेंगे। लल्लू लाल को प्रथम गद्यकार भी माना जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। आपको बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। दोस्तों एग्जाम में एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। आपको बताना है कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोस्तों इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, याद रखें। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, सुदर्शन। सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई और बंधुओं को शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।